इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और बात करेंगे हम महाराष्ट्र से आई उस खबर की जिसकी वजह से राज्य की सियासत में गर्मी बढ़ गई है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे पर विवादित टिप्पणी करने पर गिरफ्तार हुए केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को मिडनाइट सुनवाई के बाद महाड कोर्ट ने जमानत तो दे दी, लेकिन शिवसेना और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। कोर्ट ने कल रात हुई सुनवाई के बाद नारायण राणे को शर्तों के साथ जमानत दी। इसके साथ ही नारायण राणे को नासिक पुलिस ने भी नोटिस जारी कर दिया है। नासिक पुलिस ने नारायण राणे को उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर के मामले में 2 सितंबर को पुलिस स्टेशन में हाजिर होने को कहा है। इससे पहले रायगढ़ कोर्ट ने नारायण राणे को 31 अगस्त और 13 सितंबर को पेश होने को कहा है। पहले कोर्ट ने नारायण राणे को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा था। साथ ही रत्नागिरी कोर्ट से अग्रिम जमानत खारिज होने और बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद पुलिस ने नारायण राणे को मंगलवार को गिरफ्तार किया था। देर रात नारायण राणे को महाड मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया, लेकिन सुनवाई के बाद रात करीब 11:30 बजे उन्हें जमानत दे दी गई। राणे को कोर्ट ने 15,000 रुपए का जमानती मुचलका भरने को कहा है। नारायण राणे को जमानत मिल गई, लेकिन जुबानी जंग अभी जारी है। जमानत मिलने के बाद राणे ने कोई बयान तो नहीं दिया, लेकिन देर रात उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट किया जिसमें लिखा था सत्यमेव जयते। तो वहीं उनके बेटे नीतीश राणे ने ट्वीट कर एक फिल्म का मशहूर डायलॉग डाला और साफ संकेत दिया कि शिवसेना को करारा जवाब मिलेगा। बात करेंगे संवाददाता दिनेश मौर्य से। दिनेश, नारायण राणे तो जमानत पर बाहर आ गए हैं, लेकिन ये जो तल्खी है शिवसेना और नीतीश राणे के, ये कह सकते हैं कि राणे परिवार के साथ, वो साफ उजागर हो रही है। आज क्या रहने वाला है उनका शेड्यूल नारायण राणे का? देखिए, फिलहाल तो वो अपने घर पर है, लेकिन उनसे मिलने के लिए बीजेपी के कुछ बड़े नेता इस घर पर आ सकते हैं। इसके अलावा कल रात को सिंधुदुर्ग में जो शिवसेना के सांसद है विनायक राउत के घर पर सोडा के 2 बॉटल्स फेंके गए हैं, तो अब आशंका ये जताई जा रही कि शायद उसका पलटवार हो सकता है। इसके अलावा नीतीश राणे ने जिस तरह से कहा है कि यहां से करारा जवाब दिया जाएगा, तो शिवसेना को भी लग रहा है कि अब भले ही राणे जमानत से बाहर आ जाए, लेकिन इनके बीच जो दुश्मनी है वो खत्म नहीं हुई, बल्कि उसका एक नया अध्याय यहां से शुरू हो रहा है। एक और अहम चीज बता दूं आपको, अब तक ये दुश्मनी सिर्फ राणे परिवार और ठाकरे परिवार के बीच में थी, लेकिन चूंकि बीजेपी के दफ्तर को निशाना बनाया गया, मोदी के मंत्रिमंडल के एक केंद्रीय मंत्री पर हमला को गिरफ्तार किया गया, तो अब बीजेपी भी जो है वो भी इसे व्यक्तिगत तौर पर ले रही है और इसीलिए अब वार पलटवार हो सकता है। 2:45 पर बीजेपी के जो यहाँ के विधायक है आशीष शेलार, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले, तो वहां पर पार्टी की बात वो रखेंगे। लेकिन उसके अलावा आज दिन भर के घटनाक्रम में चूंकि नारायण राणे का कल जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद उनका बीपी हाई हो गया था। फिलहाल भली परिवार के साथ है, तो उनसे मिलने के लिए उनके करीबी जो लोग हैं, साथ ही बीजेपी के नेता, वो आ सकते हैं। उनके डॉक्टर्स भी जो है नारायण राणे को देखने के लिए आ सकते हैं। जी अमित। अच्छा, सामना में जिस तरह से नारायण राणे पर निशाना साधा गया है, उसमें और क्या बातें लिखी गई हैं, और साथ ही साथ ये है कि आखिरकार ऐसा क्या है कि शिवसेना और नारायण राणे के बीच इतनी तकरार है, ये भी बताइएगा, लेकिन पहले सामना को लेकर बताइए। देखिए, सामना में कहा गया है कि नारायण राणे जो है एक भरे हुए गुब्बारे की तरह है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, और जिस तरह से वो एक गैंगस्टर की तरह जो है उनका रवैया रहा है, तो उसको लेकर आपत्ति जताई जा रही है। उनके पूरे बॉडी लैंग्वेज को लेकर जिस तरह के बयान दिया गया, वो बयान कितना गलत था, उसको लेकर बातें कही गई है। लेकिन इसके अलावा दोनों की दुश्मनी की अगर बात करें, नारायण राणे ने जो अपनी जीवनी में कहा है, जो उन्होंने किताब लिखी, उसके मुताबिक नारायण राणे हमेशा कभी शिवसेना छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन ये उद्धव ठाकरे है जिन्होंने मजबूर किया कि नारायण राणे पार्टी छोड़कर चले जाए। इसके अलावा नारायण राणे ये भी दावा करते हैं कि जब उन्होंने पार्टी छोड़ भी दी थी, उसके बाद बाला साहब ठाकरे ने खुद नारायण राणे को फोन कर कहा था कि दोबारा आप हमारे पार्टी में आ जाएं। लेकिन उस दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा था कि अगर नारायण राणे को पार्टी में लिया जाता है तब मैं अपना घर छोड़ दूंगा। तो ऐसा बड़ा दावा जो है वो नारायण राणे के दौरान, ये जो दुश्मनी है ये 2 लोगों के बीच में ज्यादा है, पार्टी कम है। यानी कि एक तरफ उद्धव ठाकरे, दूसरी तरफ नारायण राणे, और इनकी ये पर्सनल खुंदक है जो अब सामने निकल कर आ रही है। सुनवाई के दौरान अदालत ने नारायण राणे को फिर से ऐसा कोई विवादित बयान नहीं देने को कहा है, और साथ ही पुलिस को केंद्रीय मंत्री की आवाज के नमूने लेने से पहले 7 दिन का नोटिस देने को भी कहा। पुलिस ने शुरुआत में कोर्ट से अच्छी
और कोर्ट से पुलिस कस्टडी की मांग की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दी थी। और इसके बाद अदालत ने राणे को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था, लेकिन राणे के वकील ने जमानत याचिका लगा दी, जिसे मंजूर कर लिया गया और जमानत मिलने के बाद उनके परिवार ने राहत की सांस ली। बहस होके न्यायालय ने ऐसा कहा कि उनकी पुलिस कस्टडी की जरूरत नहीं है। ऑफेंस को मद्देनजर रखते हुए उनको जुडिशियल कस्टडी दी, फिर बेल की अर्जी लगाई और बेल पे बहस होकर आज उनकी जमानत पे रिहाई होगी। सर, क्या उन्हें फिर से पुलिस स्टेशन आना होगा? उनको कंडीशन दी है 13 तारीख और 30 तारीख को एसपी अलीबाग के सामने उनको हाजिरी लगानी है और बाकी की जो बेल की कंडीशन है वो नॉर्मल। वॉइस सैंपल देना है? वॉइस सैंपल अगर जरूरत पड़े तो देना पड़ेगा, ऐसा न्यायालय ने कहा। नासिक और पुणे के केस के बारे में उसके बारे में अभी तक कुछ डिटेल्स आए नहीं, वो डिटेल्स आने के बाद हम लोग हाईकोर्ट में उसके खिलाफ कार्रवाई पूरी होगी, पूरी होगी। राणे के घर हंगामा करने वालों से उद्धव ठाकरे बताया जा रहा है कि मिले। शिव सैनिकों से उद्धव ठाकरे मिले हैं, जिन्होंने नारायण राणे के घर के बाहर उपद्रव किया था, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। युवा सेना के सदस्यों से उद्धव ठाकरे ने मुलाकात की और उनको शाबाशी भी दी है। युवा सेना ने कल राणे के घर के बाहर हंगामा किया था और राणे के खिलाफ अभद्र टिप्पणी वाले पोस्टर भी लगाए थे। तो ये वो सभी युवा सेना यानी कि जो यूथ विंग है शिवसेना का, उसके तमाम वो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने कल नारायण राणे के घर के बाहर हंगामा किया था और साथ ही साथ नारेबाजी की थी, पुतला जलाया था। उनके साथ उद्धव ठाकरे ने मुलाकात की है, जिसमें आदित्य ठाकरे भी नजर आ रहे हैं और इनको शाबाशी दी है। और इस मामले में एक और अपडेट है और वो ये है कि जिन लोगों ने नारायण राणे के मुंबई स्थित घर के बाहर हंगामा किया था, उनके साथ उद्धव ठाकरे ने मुलाकात की है और युवा सेना के सदस्यों को सीएम उद्धव ठाकरे ने शाबाशी भी दी है। दिनेश मौर्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, एक बात तो साफ हो गई है कि उद्धव ठाकरे इस पूरे जो हंगामे हो रहे हैं उसमें बिल्कुल सेंटर पॉइंट में है। जिन लोगों ने हंगामा किया वहां पर कह सकते हैं कि नियम कानून तोड़े, जिनको पुलिस ने डंडे भी मारे, उनको शाबाशी दे रहे हैं मुख्यमंत्री और उन्हीं की पुलिस उनको रोक रही थी, मार रही थी। जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ा विरोधाभास है। अब तक शिवसेना की परंपरा रही कि जब भी कोई बड़ा आंदोलन होता है, शिवसैनिक जो रास्ते पे उतरकर आंदोलन को कामयाब बनाते हैं, तो जब बाला साहब ठाकरे हो, उद्धव ठाकरे हो, जब वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे तब वो मिलते थे, उन्हें शाबाशी देते थे। वो उनके पार्टी का अंतर्गत मुद्दा हो सकता है, लेकिन बतौर मुख्यमंत्री उनसे इस तरह के व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जा सकती है, क्योंकि शहर का लॉ एंड ऑर्डर बनाकर रखना ये मुख्यमंत्री होने के नाते उनकी जिम्मेदारी है। ऐसे में जो पार्टी भली वो चलाते रहे, लेकिन मुख्यमंत्री होने के नाते कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि वो इस तरह से शिवसैनिकों से मिलेंगे जिन्होंने उपद्रव मचाया था। लेकिन अब चूंकि न सिर्फ उन्होंने मुलाकात की और शाबाशी भी दी, तो एक कैडर को भी संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि भले ही वो मुख्यमंत्री हो गए हों, लेकिन उनकी पहली प्राथमिकता अब भी उनकी पार्टी। और चूंकि आगामी बीएमसी चुनाव काफी करीब है, तो ऐसे में अभी से वो अपने कैडर को तो इस लिहाज से देखा जाए तो आगे हम ऐसा देखेंगे कि जहां पर शिवसैनिक जो होंगे वो जाके नियम कानून तोड़ेंगे, यानी उद्धव ठाकरे यानी सरकार की पुलिस उनको पीटेगी और बाद में खुद उनसे मुलाकात करेंगे। और देखिए ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कल किस तरह से बीजेपी के दफ्तर पर पत्थर फेंके गए थे। इसके अलावा जिस तरह से नारायण राणे के घर के बाहर हंगामा हुआ था, तोड़फोड़ हुई थी। एक तस्वीर तो आप खुद ही यहां पर देख रहे हैं कि बीजेपी के दफ्तर पर, ये नासिक की तस्वीर है, जहां पर जबरदस्त हंगामा हुआ, तोड़े गए, वहां पर शीशे तोड़ दिए गए, हंगामा हुआ, पुलिस ने इनको लाठियां मारी। तो एक तरफ जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उनकी पुलिस जो शिवसैनिक है उन पर लाठी बरसाती है और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे उन्हीं लोगों को जिन पर लाठियां बरसी हैं उनको शाबाशी देते हैं। अद्भुत है ये बिल्कुल। ठाकरे के एक और मंत्री की मुश्किल कैसे बढ़ सकती है, डिटेल बताएंगे ब्रेक के बाद। महाराष्ट्र सरकार में एनसीपी के कद्दावर और खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। छगन भुजबल, समीर भुजबल, पंकज भुजबल के खिलाफ बेनामी एक्ट के अंतर्गत इनकम टैक्स विभाग ने सेशन कोर्ट में दावा दाखिल किया है। इनकम टैक्स विभाग की ओर से एक प्रेस नोट भी जारी की गई है। छगन भुजबल पर आरोप है कि उन्होंने शेल कंपनी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग की थी और फिलहाल छगन भुजबल की लगभग 100 करोड़ की संपत्ति जब्त है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा है कि अगर आरोप साबित हो जाते हैं तो छगन भुजबल को 7 साल तक की सजा हो सकती है। छगन भुजबल, समीर भुजबल, पंकज भुजबल के खिलाफ बेनामी एक्ट के अंतर्गत इनकम टैक्स विभाग ने सेशन कोर्ट में दावा दाखिल किया है। 100 करोड़ की उनकी बेनामी संपत्ति जब्त की गई है, 7 साल तक की सजा हो सकती है। अंजलि दमनिया, किरीट सोमैया ने मुंबई उच्च न्यायालय में कुछ साल पहले याचिका दाखिल की थी। कलकत्ता की सेल कंपनी के द्वारा भुजबल साहब ने मनी लॉन्ड्रिंग किया था, ये बेनामी संपत्ति खरीदी थी। इनकम टैक्स विभाग ने कल एक प्रेस नोट जारी की है जिसमें कहा है 100 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त, 7 साल तक की सजा हो सकती है। मोदी सरकार आज अफगानिस्तान से रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर नई धार देने वाली है। ऑपरेशन
देवी शक्ति नाम से चलाए जा रहे इस मिशन के बारे में रणनीति तय करने के लिए आज सुबह 11 बजे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि CCS की बैठक होने जा रही है और यह बैठक प्रधानमंत्री मोदी के आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर होगी और इस बैठक में अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा की जाएगी। लोगों को लाने की रणनीति पर भी बात होगी। CCS की बैठक के ठीक बाद केंद्रीय कैबिनेट की भी बैठक होनी है जिसमें यह तय हुआ कि आखिरकार जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसको किस तरह से आगे ले जाया जाए। अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों के साथ दूसरे लोगों को रेस्क्यू करने के मिशन को नाम दिया गया है ऑपरेशन देवी शक्ति और इस ऑपरेशन में इंडियन एयरफोर्स, एयर इंडिया और विदेश मंत्रालय एक साथ काम कर रहे हैं। ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत अब तक 800 लोगों को काबुल से लाया जा चुका है और इस मिशन की शुरुआत तब हुई थी जब 16 अगस्त को काबुल से 40 यात्रियों को दिल्ली लाया गया। अफगानिस्तान के हालात और वहां से भारतीयों को रेस्क्यू करने की रणनीति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल घरेलू स्तर पर ही नहीं बल्कि विदेश में भी एक्टिव हैं। वो लगातार दुनिया के देशों से और उनके नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की और 45 मिनट इस बातचीत में अफगानिस्तान के हालात और दोनों देशों के आपसी सहयोग को लेकर चर्चा की गई। बातचीत में अफगानिस्तान में तालिबान के काबिज होने के बाद आतंकवाद के खतरे के बढ़ने की आशंका पर भी चर्चा हुई है और साथ ही इस बात पर नजर रखने पर सहमति बनी है कि अब अफगानिस्तान नशीली दवाओं के कारोबार का अड्डा बनने से कैसे रोका जाए। इस बातचीत के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर जानकारी दी है और लिखा है कि अफगानिस्तान की स्थिति पर उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन से काफी विस्तार से और उपयोगी बातचीत की है। अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बातचीत में क्या निकल कर आया और दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई है। अफगानिस्तान में लगातार बिगड़ रहे सुरक्षा के हालात पर दोनों नेताओं ने बात की। साथ ही इस पर भी बात हुई है कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद आसपास के देशों पर इसका क्या असर पड़ सकता है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को लेकर चिंता जाहिर की है और कहा है कि नजर रखी जाएगी। उन्होंने आतंकी विचारधारा फैलने और अफगानिस्तान से पैदा होने वाले नशीली दवाओं के खतरे का मुकाबला करने के लिए साथ में काम करने को भी बताया है और साथ ही इस मुद्दे पर भी आपसी विचार विमर्श के लिए एक स्थायी चैनल बनाने की सहमति बनी है कि किस तरह से जो ड्रग्स ट्रैफिकिंग होती है उसको रोका जाए। दोनों नेताओं ने इस पर भी सहमति बनाई है कि इन कठिन हालात में दोनों देश साथ मिलकर कैसे काम कर सकते हैं। इसके लिए दोनों देशों के ऑफिसर्स को निर्देश दिए गए हैं कि वो आपस में बातचीत जारी रखेंगे और जो इंफॉर्मेशन होता है उसका आदान प्रदान होता रहेगा। अफगानिस्तान के हालात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दुनिया भर के देशों के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में पीएम मोदी की 2 बड़े नेताओं के साथ बातचीत हुई है। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल से बातचीत हुई और मंगलवार को व्लादिमीर पुतिन से। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद भारत के डिप्टी NSA पंकज शरण मॉस्को गए थे जहां उन्होंने रूस के डिप्टी NSA के साथ अफगानिस्तान को लेकर चर्चा की थी। इस मीटिंग के बाद ही पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच बातचीत हुई है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के खिलाफ कैंपस में पोस्टर लगाए गए हैं। कल्याण सिंह के निधन पर शोक जताया तो AMU के VC का पोस्टर लगाकर विरोध जताया जा रहा है। पोस्टर में AMU के वाइस चांसलर तारिक मंसूर की निंदा की गई है। AMU कैंपस में जगह जगह ये पोस्टर लगाए गए हैं। बात करेंगे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह से। विशाल, आखिरकार कौन लोग हैं जिन्होंने ये पोस्टर लगाया? क्या किसी संगठन का नाम है या फिर स्टूडेंट यूनियन का नाम है और क्या चीजें लिखी गई हैं और क्या आपत्ति है आखिरकार? देखिए अमित, अब से कुछ देर पहले की जानकारी है, जो अलीगढ़ मुस्लिम के वाइस चांसलर हैं उन्होंने इस मामले में इन्वेस्टिगेशन के आदेश दिए हैं और ये कहा है अथॉरिटीज से कि जल्द से जल्द ये पता लगाया जाए कि जो पोस्टर चिपकाए गए थे जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की तरफ से पोस्टर्स लगाए गए हैं, जिसमें वाइस चांसलर की इस बात की निंदा की है कि उन्होंने दिवंगत कल्याण सिंह की मृत्यु पर उनके लिए शोक व्यक्त किया था। तरह तरह की उसमें बातें लिखी गई हैं आदरणीय कल्याण सिंह जी के खिलाफ और ये भी कहा गया है कि जिस तरीके से दिवंगत नेता के खिलाफ AMU के VC ने शोक व्यक्त किया है, ये बहुत ही गलत है, ये शेमफुल है और भविष्य में इस बातों का बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा और उन्हें कभी माफ नहीं किया जाएगा। जिसके बाद मंगलवार को यानी कल जो बीत गया है, इस दिन जब पता लगा कि इस तरीके के पोस्टर्स, आपत्तिजनक पोस्टर्स AMU कैंपस में लगे हुए हैं तो उन्हें हटाया गया है और की तरफ से इसके आदेश दे दिए गए हैं कि आखिर इन पोस्टर्स को AMU कैंपस के अंदर लगाया गया तो ये किसने लगाया है, इसके पीछे वजह क्या है, क्या कोई ऐसे लोग तो नहीं है जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जांच शुरू हो गई है, लेकिन अपना लगता है कि जिस इस लेके आप AMU कैंपस से सुनाया है उसने फिर से AMU को कहीं ना कहीं विवादों में लाके खड़ा कर दिया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया।
वाकई में बहुत हैरानी इस बात से होती है कि एमयू जहां पर जिन्ना के पोर्ट्रेट को लगाकर लोग उनकी तारीफ करते हैं, उनकी बात करते हैं, जिसने इस देश को अलग कर दिया, और दूसरी तरफ जब इस देश की एक नेता, उस राज्य के एक नेता की निधन पर कोई शोक व्यक्त करता है तो उसके खिलाफ आ जाते हैं। पंजाब कांग्रेस में सियासी ड्रामा जारी है और कल तक जो जंग पंजाब में लड़ी गई, आज वो जंग उत्तराखंड में लड़ी जानी है। पंजाब के जिन 4 मंत्रियों, विधायकों ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद किया है, ये सभी नेता आज देहरादून जाने वाले हैं और हरीश रावत से मिलने वाले हैं। हरीश रावत पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हैं और आज वो देहरादून में है। आलाकमान ने पंजाब का झगड़ा सुलझाने की कमान हरीश रावत को सौंप दी है और आज जो मंत्री हरीश रावत से देहरादून में मिलने वाले हैं उनमें तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा, सुखविंदर सिंह सरकारिया, सुखजिंदर सिंह रंधावा, चरणजीत सिंह चन्नी शामिल है और इसके अलावा कुछ विधायक भी हरीश रावत से मिलने जाएंगे। इसके बाद ये सभी नेता दिल्ली में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी मुलाकात कर सकते हैं। दरअसल पंजाब कांग्रेस में कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ नई मुहिम शुरू की गई है। मांग यह की जा रही है कि पंजाब में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कैप्टन को सीएम की कुर्सी से हटाया जाए और उनकी जगह किसी और को रखा जाए। कैप्टन हटाओ मुहिम के इस बार उनकी कैबिनेट के 4 मंत्री, 26 विधायक शामिल हैं और कल कैबिनेट मिनिस्टर तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा के घर पर मीटिंग हुई थी जिसमें कैप्टन सरकार के 3 और मंत्री भी शामिल हुए थे और मीटिंग में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की जाए और उसकी जगह किसी और को लाया जाए। 5 लीडर्स का एक डेलीगेशन दिल्ली जाएगा और पार्टी हाईकमान से मुलाकात करेगा, लेकिन जैसा कि बताया जा रहा है कि जो आलाकमान है यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उनका कहना है कि इस मामले में फिलहाल जो कमान है वो सौंपी गई है हरीश रावत को और हरीश रावत से मुलाकात करने के लिए अब तमाम ये जो नेता हैं, चाहे वो बाजवा हो या सरकारिया हो या फिर रंधावा हो या फिर चन्नी हो, ये सब मुलाकात करने देहरादून जाएंगे और जाकर अपनी बात रखेंगे। मेरी राय है, सबकी राय ये सबको सीएम साहब को रिप्लेस होना चाहिए, नहीं तो कांग्रेस नहीं बचेगी। तो सर कौन होगा सीएम फेस में? सोनिया गांधी साहब मिलने जा रहे हैं, इस विषय पे बात करेंगे। अभी कितने विधायक आपके साथ हैं? जो नंबर छोड़ो, जब दिल्ली पहुंचेगा आपको पता चल जाएगा। जब हाईकमांड से आएगा आज ही निकल रहे हो जी? हाँ, आज ही निकलेंगे। अच्छा बाजवा साहब, फिर सीएम फेस कौन है इसके बाद? ये हाईकमांड का फैसला होता है, मेरा नहीं। लेकिन ये सीएम कबूल नहीं आप लोगों को? तो ये हाईकमांड को बता दिया मैंने, बहुत कुछ कह दिया, ठीक है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ नवजोत सिंह सिद्धू ने मोर्चा खोला है और उनकी शय पर ही 4 मंत्री और 26 विधायक कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि अब इनमें से 6 विधायक और 1 पूर्व विधायक ने यू टर्न लिया है और इन नेताओं के ओर से बताया जा रहा है कि वो इस मांग में शामिल नहीं है। चीफ मिनिस्टर ऑफिस से जानकारी दी गई है कि ये जो नेता है जिसमें 7 लोग शामिल हैं, जिसमें एक पूर्व एमएलए हैं और बाकी 6 जो विधायक हैं वो लीडरशिप पर यानी कि कैप्टन पर पूरा भरोसा रखते हैं। जिन कैबिनेट मंत्रियों ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंका है उनको सिद्धू गुट का बताया जाता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बगावत करने के बाद मंत्रियों और विधायकों ने नवजोत सिंह सिद्धू के साथ भी बैठक की। करीब 1 घंटे तक यह बैठक चली और मंत्रियों ने सिद्धू को बताया कि पार्टी की तरफ से किस तरह से यह मांग की जा रही है या कहें कि इस गुट की ओर से मांग की जा रही है कि मुख्यमंत्री पर उनका विश्वास नहीं है। बात करेंगे संवाददाता पुनीत परिंजा से। पुनीत, फिलहाल यह खबर आ रही है कि जो गुट है जो ये चाहता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा दिया जाए वो देहरादून जाने वाले हैं, उसके बाद वो दिल्ली जाएंगे, क्या है उनका शेड्यूल? देखिए, अभी जो खबर ये आ रही है कि पहले ये हरीश रावत से मुलाकात करेंगे। जैसे ही कल जब मीटिंग हुई है उसमें भी जो तृप्त राजेंद्र बाजवा हैं, सीनियर नेता भी हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं, उन्हीं के घर पे ये मीटिंग हो रही थी। उन्होंने भी कहा था कि हम 5 लोगों का डेलीगेशन जो है वो मिलने जाएगा, जिसमें 4 मंत्री हैं और 1 विधायक है प्रगट सिंह, जिनको हाल ही में महासचिव भी बनाया गया है। ये तमाम लोग हैं, ये पहले हरीश रावत से मुलाकात करेंगे और क्योंकि आला कमान ने सारी जिम्मेवारी जो है वो हरीश रावत के ऊपर सौंप दी। हालांकि हरीश रावत का पहले प्रोग्राम जो था वो चंडीगढ़ आने का था, लेकिन कल जो इस तरह से घमासान सामने आया तो हरीश रावत चंडीगढ़ न आने के बजाय वो देहरादून निकल गए और वहीं पर वो इन तमाम मंत्री और जो विधायक हैं उनसे मुलाकात करेंगे और उसके बाद ये मंत्री और विधायक जो है ये दिल्ली जाएंगे और वहां पर भी आलाकमान के सामने अपनी जो बात है वो रखेंगे। हालांकि कल देर शाम कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऑफिस की तरफ से, सीएम ऑफिस की तरफ से एक प्रेस नोट आया जिसमें यह दावा किया गया कि 6 मंत्री और 1 पूर्व विधायक जो है वो अभी भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ है। और कहीं ना कहीं ये दावा जो है ये इस बात की ओर इशारा करता है कि अगर सिद्धू खेमे की अगर हम बात करें तो सिद्धू खेमे में भी अगर सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि 82 विधायक हैं और 59 की मेजोरिटी चाहिए होती है अपनी वहां पर विधानसभा के अंदर, और अभी भी कैप्टन अमरिंदर सिंह का पलड़ा जो है अमित वो भारी है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
और पंजाब कांग्रेस के साथ अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर झगड़ा चरम पर पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की जंग दिल्ली तक पहुंच गई है। हालात बिगड़ने के बाद राहुल गांधी को हस्तक्षेप करना पड़ा है। दोनों नेताओं की मुलाकात राहुल गांधी से हुई है और राहुल गांधी कल दोनों नेताओं से अलग अलग मिल चुके हैं। बैठक करीब 3 घंटे तक चली और इसमें छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी पीएल पुनिया और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी शामिल हुए। बैठक के बाद यह कहा गया कि लीडरशिप में बदलाव को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन सूत्र तो यह बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने दोनों नेताओं की बातों को ध्यान से सुना है और कहा है कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा। 2.5 साल के फॉर्मूले पे भी उसमें कोई चर्चा नहीं। सर मुख्यमंत्री नहीं बदले जाएंगे? नहीं, नेतृत्व परिवर्तन नहीं हो रहा है मुख्यमंत्री? नहीं, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। मुख्यमंत्री बदलने का कोई सवाल भी नहीं है सर? कोई चर्चा ही नहीं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के बीच जंग की वजह क्या है वो भी आपको बताते हैं। भूपेश बघेल की सरकार को जून में 2.5 साल पूरे हो गए और इसलिए टीएस सिंहदेव और उनके समर्थक पार्टी पर मुख्यमंत्री बदलने का दबाव बना रहे हैं। टीएस सिंहदेव के समर्थकों का कहना है कि 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री को लेकर सहमति बनी थी और ऐसे में अब सिंहदेव को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। वक्त हो गया एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद आपको काबुल एयरपोर्ट की सबसे लेटेस्ट तस्वीर दिखाएंगे। हजारों की भीड़ अभी भी एयरपोर्ट पर क्यों मौजूद है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।